तो जैसे पहली यूनिट है हमारी फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट हो। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मीनिंग होता है डेरिवेटिव। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जैसे मैंने अभी बताई कि एक कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसके पास डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो। और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पहले बहुत वर्ड यूज़ किया जाता था ये, लेकिन अब जो नॉर्मली ये वर्ड यूज़ किया जाता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब डेरिवेटिव्स। तो जैसे 11th-12th क्लास में आप लोग डेरिवेटिव पढ़ के आए होंगे, तो वो वाई डेरिवेटिव। तो एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल जैसे अज़्यूम करते हैं dy/dx इज़ इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये एक्स और वाई की इन्वॉल्वमेंट तो है ही है इसमें, लेकिन dy/dx मतलब एक डेरिवेटिव है, या इसको कह सकते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ और एग्जांपल देखते हैं एक-एक करके, फिर उनमें मैं डिफरेंस भी बताऊँगा। और हमारे पीएचई 5 के एग्ज़ाम में ये 5 मार्क का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। चलिए एक और इक्वेशन देखते हैं। d2y अपॉन में dx स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2dy/dx माइनस का 8y। तो ये जो इक्वेशन है, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन मानी जाएगी, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या कह सकते हैं डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज़ थर्ड एग्जांपल सपोज़ ये है 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर टू द होल पावर 3/2 इज इक्वल टू k एंड देन d2y/dx स्क्वायर। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो यहाँ dy/dx डेरिवेटिव है, और यहाँ सेकंड ऑर्डर। ऑर्डर और डिग्री क्या होता है जस्ट अभी थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे। फोर्थ एक और लेते हैं, x डेल u अपॉन में डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू एन यू। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन आपने जैसे देखा होगा अभी जब मैं इस इक्वेशन को जब रीड कर रहा था तो dy/dx, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ डेल, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है ये भी अभी हम नीचे देखेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सपोज del 2z डिवाइडेड बाई del x del y इज इक्वल टू del z अपॉन del y। ठीक है, तो ये सारी जो इक्वेशंस हैं, क्योंकि इनमें डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हैं, तो इन सब इक्वेशंस को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो ये है जैसे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी डेफिनेशन समझने से पहले एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, वो देखिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा dy/dx, तो इसका मीनिंग ये होता है कि जो y है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। तो जो x यहाँ है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इसको और अच्छे से समझें तो जो y है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। तो मतलब ये फंक्शन ऑफ x है। तो क्योंकि y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x कैसा है? इंडिपेंडेंट। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्योंकि ये सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, तो हम इसको सिर्फ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें जो मेन जब आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं और विद रेस्पेक्ट टू इन वन वेरिएबल, और वो वन वेरिएबल कौन है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब एक ही है आपके पास। तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी मैं यहाँ प्रॉपर डेफिनेशन भी बताऊंगा। दूसरी डेफिनेशन है हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले नॉर्मल समझ लेते हैं कि ये दोनों हैं क्या, फ़र्क क्या है। तो ये है जैसे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y। तो अब जो z जो है वो कैसा वेरिएबल माना जाएगा? जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। डिपेंडेंट वेरिएबल किन दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है? x पे और y पे। तो x यहाँ पे और y दोनों ही कैसे वेरिएबल हैं? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब आप इस z को डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो डेल z अपॉन डेल x, ये एक साइन है। मतलब ये होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हम उन इक्वेशंस को बोलते हैं जिनमें डेरिवेटिव तो होंगे, लेकिन
वो उसमें जो मेन फंक्शन होगा यानी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे जो z है वो x पे भी डिपेंड कर रहा है और y पे भी डिपेंड कर रहा है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो del z अपॉन del x आ सकता है, del z अपॉन del y आ सकता है, del 2z अपॉन del x स्क्वायर आ सकता है, मतलब हमने z को 2 बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, या del 2z अपॉन del y स्क्वायर आ सकता है, या फिर del 2z अपॉन del x del y। तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग है कि हमने z को पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है और फिर जो आंसर आया उसको दोबारा से y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में मेन चीज़ यही है, हम ये d का यूज़ कब करेंगे? जब आपको जिस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जैसे कि y को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जो y है वो कितने वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। अगर वो सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, इट मीन्स कि वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो dy अपॉन dx होगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, जो आपका मेन फंक्शन है, जैसे कि कभी-कभी z से दिखाते हैं, कभी हम उसको u से दिखाते हैं, सपोज फंक्शन ऑफ थीटा और फाई, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो ऐसे फंक्शन जो 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं और उनको फिर हम जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो एक वेरिएबल को हमें कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ता है। मतलब जब इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर रहे होंगे x के रेस्पेक्ट में, तो y को कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे जब आप y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा। और जो यहाँ डिनोट करने का तरीका होगा, डेल वर्ड यूज़ करेंगे इसको, ठीक है? तो अब इनकी जो एग्ज़ैक्ट प्रॉपर डेफिनिशन है, हालाँकि मैंने समझा दिया है, लेकिन वर्ड्स याद नहीं रहेंगे तो इसलिए मैं डेफिनेशंस को यहाँ बता देता हूँ। एक बार दोबारा रिवाइज भी कर लेते हैं। देखिए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने यही बताई थी आपको कि एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि सिर्फ कितने पे वेरिएबल पे डिपेंड कर रही हो, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो बस, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल हैं, मतलब या 2 या 2 से ज़्यादा बोलिए, या सीधा 1 से ज़्यादा अगर वेरिएबल प्रेजेंट हैं, उन पर डिपेंड कर रहा है, तो इट मीन्स उसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो एक को कांस्टेंट मान के दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप की होती हैं, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ हम देखेंगे, अभी जब मैं टॉपिक स्टार्ट किया था तब मैंने 2 टर्म्स यूज़ की थी, एक ऑर्डर और एक डिग्री। तो ये दोनों कैसे पता करते हैं इक्वेशन के? क्योंकि जब तक हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री नहीं निकालना आता होगा, तब तक हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएँगे, क्योंकि अलग-अलग ऑर्डर और अलग-अलग डिग्री के लिए क्वेश्चन को, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के अलग-अलग तरीके हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। तो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? तो ये हमारी हेडिंग होगी, जैसे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, ऑर्डर और डिग्री ऑर्डर समझने का तो बहुत आसान सा तरीका है कि जो आपका मेन डिपेंडेंट वेरिएबल जो था, जैसे कि यहाँ पे z था, यहाँ u है, ऊपर वाले क्वेश्चन में y था, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसको कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है आपकी उस इक्वेशन में। जैसे कि मैं यही वाली इक्वेशन अगर देखता हूँ, पहले वाली, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ जो y को डिफरेंशिएट किया गया है वो एक बार किया गया है, तो इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 1 है। ऐसे ही इस इक्वेशन को देखते हैं, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 dy अपॉन डी एक्स माइनस 8y। तो यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स दो जगह प्रेजेंट है, लेकिन हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है? 2 बार। तो ये जो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा। इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ इस इक्वेशन में dy अपॉन डी एक्स यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो इस इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा। यहाँ पे ये दोनों मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि डेल u या डेल z वर्ड यूज़ होता है, तो डेल वर्ड आ गया तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है u को? सिंगल टाइम, तो इसका जो ऑर्डर है वो 1 है। ऐसे यहाँ पे इस z को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है पूरी ऑल ओवर इक्वेशन में, तो इसका ऑर्डर 2 होगा। तो ऑर्डर निकालना तो बहुत ईज़ी है कि जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, वो आपका ऑर्डर होगा। चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ में।
वैसे मैंने एग्ज़ाम्पल अभी आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो कुछ और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं ऑर्डर के लिए। उसके बाद फिर हम डिग्री निकालना सीखेंगे। देखिए, जैसे कि पहले तो ऑर्डर की डेफ़िनेशन, हालाँकि डेफ़िनेशन आपको याद नहीं करनी है, मैंने आपको समझा ही दिया है कि जब जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफ़िशिएंट, ये जहाँ पे भी डिफरेंशियल कोएफ़िशिएंट वर्ड यूज़ हो रहा है, इसका मतलब है डेरिवेटिव। तो आपकी इक्वेशन में जो भी डेरिवेटिव है, उसको हाईएस्ट जो जितनी बार डिफरेंशिएट किया है, वही आपका ऑर्डर होगा। अब जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में देखिए, तो यहाँ पे d2q अपॉन dt मतलब q को 2 हाईएस्ट बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो इस इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा, वो 2 होगा। सिमिलरली अगर हम इस इक्वेशन का देखें, तो यहाँ dy अपॉन dx है, यहाँ d2y अपॉन dx स्क्वायर है, तो इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है, वो 2 है। इस इक्वेशन का भी ऑर्डर कितना है देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर भी 2 है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं डिग्री, कि डिग्री कैसे पता करते हैं? तो डिग्री का मतलब होता है कि जो भी आपने यहाँ इक्वेशन जैसे जिस ब्रैकेट का या जिस टर्म का आप ऑर्डर देख रहे हैं, उसी की टोटल पावर देख लीजिए, वो होल नंबर होनी चाहिए। डिग्री हमेशा एक होल नंबर होती है। तो यहाँ देखिए इस इक्वेशन में अगर हम देखें, तो इसका ऑर्डर कितना है 2, तो इसकी होल पावर कितनी है यहाँ 2, तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी होगी 2। तो यहाँ पे जो डिग्री होगी वो 2। इस इक्वेशन में देखते हैं, तो इस इक्वेशन में आपने इसको देखा था कि हाईएस्ट इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया है, तो इसकी होल पावर कितनी है 1, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 1 होगी। इस 2 को आपने अज़्यूम नहीं करना है, आपने डिग्री उसको लिखना है जिसका आपने ऑर्डर देखा है। मतलब जैसे यहाँ पे ये भी टर्म है और ये भी टर्म है, तो यहाँ तो इसका ऑर्डर 1 है और यहाँ इसका ऑर्डर कितना 2, तो हाईएस्ट वाला देखना है। तो हाईएस्ट वाले के हिसाब से यहाँ ऑर्डर 2 हो गया और इसकी होल पावर कितनी है 1, तो डिग्री 1। ऐसे ही इस इक्वेशन में आते हैं, तो d2q अपॉन dt, तो ऑर्डर 2 हो गया और डिग्री अगर इसकी पता करनी हो तो होल पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री जो है वो 1 आ जाती है। ठीक है, अब देखते हैं, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गई आपकी और मैंने इनके आपको टाइप बता दिए हैं और ऑर्डर और डिग्री बता दिए हैं। ऑर्डर और डिग्री मैंने इसीलिए बताया क्योंकि अलग-अलग क्वेश्चन जैसे MT8 अगर मैथमेटिक्स का पेपर लेंगे तो वहाँ बहुत डिटेल में है, लेकिन PHE 5 में उतना है नहीं। तो हमारा जो इस चैप्टर का नाम है वो सिर्फ इतना है कि फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब आपको जो इक्वेशन का ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर सिंगल ऑर्डर होगा, तो उसके इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें वो अब सीखेंगे। तो यहाँ मैं दोबारा लिखता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब इनको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जितने PHE 5 में मेंशन हम उनसे करेंगे। तो पहला है वेरिएबल एंड सेपरेबल, सेकंड है होमोजीनियस जीनियस मेथड, तीसरा है नॉन होमोजीनियस मेथड, फिर फोर्थ नॉन होमोजीनियस मेथड जो है वो 2 टाइप का होगा, टाइप 1 और टाइप 2, दोनों को हम अलग-अलग रीड करेंगे। फिर फोर्थ है लीनियर इक्वेशंस, इसमें भी 2 टाइप होंगे आपके, तो टाइप 1 एंड देन टाइप 2। फिफ्थ होगा एग्जैक्ट इक्वेशन। ठीक है, तो ये पांचों मेथड हमें इस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चंस होंगे। तो हम पहले मेथड से शुरुआत करते हैं, जैसे कि वेरिएबल एंड सेपरेबल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे थोड़ा आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके बगैर नहीं हो पाएगा। तो जब मैं ये क्लास के नीचे एक PDF आपको मिलेगी, उसमें ये नोट्स होंगे और जो इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री के मेन फार्मूलाज होते हैं वो भी इसी PDF के साथ अटैच में होंगे। उनको आप हमेशा के लिए या तो नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप कभी भी उसमें ऐप के अंदर इस नोट पे जैसे ही करेंगे क्लिक तो आपको वो फॉर्मूले भी मिल जाएंगे। और बहुत ज़रूर लगभग हर चैप्टर जितने भी इसमें चैप्टर हैं, हर चैप्टर में हमें इंटीग्रेशन तो ज़रूरी है, बेसिक इंटीग्रेशन भी और अच्छे
पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह जो हो गया वो भी यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ मेथड कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो ये है वेरिएबल एंड सेपरेबल। तो वेरिएबल एंड सेपरेबल। तो वेरिएबल एंड सेपरेबल जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि जो वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट कर दीजिए। तो यहाँ थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ मैं कि सेम वेरिएबल को सेपरेट कीजिए। चलिए क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। ऐसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर वाई। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को देख के ही पता लगा सकते हैं कि इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना है। इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 1 है और डिग्री भी ऑब्वियसली कितनी है 1, जिस हिसाब से अभी मैंने सिखाया था। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ने जा रहे थे हम लोग। उसमें क्या है कि सेम वेरिएबल को सेपरेट कीजिए। तो यहाँ पहले मैंने लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, दोनों में से क्योंकि ई की पावर एक्स प्लस वाई है तो एक्सपोनेंट के रूल के हिसाब से ई की पावर एक्स और ई की पावर वाई को सेपरेट किया, फिर एक्स स्क्वायर एंड देन ई टू द पावर वाई। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर वाई एंड देन ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ई टू द पावर वाई को मैं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इस साइड लेके आ सकता हूँ। तो ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन डी एक्स। अब आप देखिए y के वेरिएबल एक साइड हो गए और x के वेरिएबल एक साइड। तो यही मेथड था कि वेरिएबल एंड सेपरेबल। अब क्या करना होता है जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं, इसके बाद में इंटीग्रेट करना है हमेशा। तो ऑन इंटीग्रेटिंग, इसीलिए मैंने कहा था कि पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन तो मस्ट आप लोगों को आना चाहिए। तो ऑन इंटीग्रेटिंग क्या मिलेगा देखिए, e टू द पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड देन dx। तो e की पावर माइनस वाई डी वाई का इंटीग्रेशन होगा e की पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाई माइनस वन इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। अब हालांकि इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मार्क्स प्रॉपर लेने के लिए हमें कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशंस को प्रॉपर एक फॉर्मेट में छोड़ना चाहिए। जैसे कि यहाँ एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना फ्रैक्शन को, ये माइनस वगैरह देख के। तो यहाँ कितना आएगा माइनस ई टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स क्यू प्लस 3c डिवाइडेड बाई 3। इस 3 को राइट साइड लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो माइनस 3 ई टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स क्यू प्लस 3c। इसके बाद 3 ई टू द पावर एक्स, इसको राइट साइड ले जाइए तो प्लस 3 ई टू द पावर माइनस वाई प्लस एक्स क्यू, और इसको राइट साइड भेज दीजिए माइनस का 3c। यहाँ हम लिख सकते हैं 3 ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस वाई प्लस एक्स क्यू इज इक्वल टू के, और यहाँ मेंशन कर दीजिए कि वेयर के इज इक्वल टू माइनस 3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये आपका उस डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉपर एक सॉल्यूशन है। आप चाहें तो इसको बीच में कहीं भी छोड़ सकते थे, इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मार्क्स अगर आपको प्रॉपर टीचर को इम्प्रेस करना है तो प्रॉपर यहाँ तक लिखना पड़ेगा उस डिफरेंशियल की इक्वेशन को। तो ये उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है जो आपको ये दी गई थी। तो वेरिएबल सेपरेबल एक बार दोबारा पढ़ते हैं। क्या था कि वेरिएबल सेपरेबल में सबसे पहले आप ये देखिए कि जो भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसका ऑर्डर 1 होना चाहिए, क्योंकि जो ऊपर मैंने 5 मेथड या इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं जिनका ऑर्डर 1 और डिग्री 1 हो। तो वो है यहाँ। इसके बाद मैंने इस इक्वेशन में देखा वेरिएबल को चेंज करके, तो ई की पावर वाई कॉमन लेके ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। फिर मल्टीप्लीकेशन था तो ऑब्वियसली हम वाई को सेपरेट और एक्स को अलग कर सकते हैं, तो ये आ गया। सेपरेट करने के बाद में इंटीग्रेट करना है हमेशा। तो इंटीग्रेशन, नॉर्मल इंटीग्रेशन किया इसको, और जैसा कि मैंने कहा इस इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व कर देंगे प्रॉपर मेथड में, प्रॉपर एक तरीके से। तो 3 माइनस 3 ई टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यू प्लस 3c एंड देन ये इक्वेशन आ जाएगी 3 ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस वाई प्लस एक्स क्यू इज इक्वल टू के। ये जो 3c या माइनस है उसको मैंने के एक नए कॉन्स्टेंट नाम दे दिए। चलिए और करते हैं, एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं वेरिएबल सेपरेबल का। तो जैसे कि अगला है क्वेश्चन हमारे पास 3 ई टू द पावर एक्स 10 बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस ई टू द पावर एक्स सेक स्क्वायर बाई एंड देन डी वाई इज इक्वल टू 0।
तो सबसे पहले क्वेश्चन देख के आपको वही पता करना है कि इसका ऑर्डर 1 और डिग्री 1 होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ dy है, अगर मैं dx का पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दूँ तो dy अपॉन dx आ जाएगा, जो कि आपको ये बता रहा है कि इस इक्वेशन का ऑर्डर 1 है और डिग्री 1 है। तो वेरिएबल सेपरेबल के लिए हमें वेरिएबल्स को अलग-अलग करना पड़ेगा। तो पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ, 3e टू द पावर x 10 by dx प्लस 1 माइनस e टू द पावर x sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। दोनों में से किसी भी एक टर्म को, जैसे ये फर्स्ट टर्म मान लेते हैं और ये सेकंड टर्म, किसी एक को राइट साइड ले जाइए। तो मैं सेकंड टर्म को राइट साइड अगर ले जाता हूँ तो 10 बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस ई टू द पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई और ये डी वाई। अब आप अगर देखेंगे तो मुझे वेरिएबल सेपरेट करने हैं। तो अगर ये डी वाई है, इसके साथ में वाई है, तो इधर से 10 बाई को हम राइट साइड में ले जाएंगे और जो एक्स वाला पोर्शन है उसको लेफ्ट साइड में। तो ये आ जाएगा 3 ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई, अगर इस माइनस को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ अंदर, तो ये -1 हो जाएगा प्लस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई की पावर एक्स -1। फिर यहाँ क्या बचेगा आपके पास, डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई 10 बाई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x के वेरिएबल सेपरेट हो गए और y के वेरिएबल अलग हो गए। तो मैंने आपको, मेथड भी यही है कि वेरिएबल को, सेम वेरिएबल को सेपरेट कीजिए। जब ऐसा हो जाता है उसके बाद नॉर्मली उसको इंटीग्रेट कीजिए। तो वैसे ही जैसे मैंने सिखाया कि ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन ऑफ 3 e टू द पावर x डिवाइडेड बाई e टू द पावर x -1 dx। डिफरेंशियल इक्वेशन या PHE 5 पूरा पढ़ने के लिए आपका इंटीग्रेशन ऑब्वियसली स्ट्रांग होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। आप लोग उसका रिवाइज कर सकते हैं 12th क्लास की एनसीईआरटी अगर नहीं है तो। सेक स्क्वायर बाई डी वाई डिवाइडेड बाई 10 बाई। अब देखते हैं ई की पावर एक्स, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए ई की पावर एक्स -1 को कुछ मान लेते हैं सपोज टी। तो ई टू द पावर एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। तो यहाँ कितना आएगा, 3 एज इट इज, ई की पावर एक्स डी एक्स की जगह डी टी आएगा एंड डिवाइडेड बाई टी विच विल बी इक्वल टू, एंड सिमिलरली यहाँ जो 10 बाई है इसको मैंने कुछ और मान लेता हूँ, जैसे कि सपोज जेड। इसका डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर फाइव डी वाई इज इक्वल टू डी जेड। सो दिस विल बी डी जेड डिवाइड बाई जेड। अब कितना आएगा, यहाँ से 3, इसका इंटीग्रेशन लॉग ई टी इज इक्वल टू लॉग ई जेड। जब भी आप किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और एक या एक से, मतलब दो या दो से ज़्यादा इंटीग्रेशन में अगर लॉग आ जाता है तो अब हमें यहाँ पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। तो हम उसको भी लॉग ई सी की टर्म में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 बार लॉग आ चुका है। तो लॉग ई सी लिखेंगे तो हमारी इक्वेशन लॉग के रूल के अकॉर्डिंग थोड़ा जल्दी सॉल्व हो सकती है। तो यहाँ कितना आएगा, 3 लॉग ई और टी की वैल्यू हो जाएगी ई टू द पावर एक्स -1 इज इक्वल टू लॉग ई और जेड की जगह 10 बाई प्लस लॉग ई सी। अब लॉग के रूल के अकॉर्डिंग ये जो 3 है वो पावर में आ जाएगा ऑब्वियसली। तो लॉग ई टू द पावर एक्स -1 होल क्यूब इज इक्वल टू, अब लॉग के रूल के अकॉर्डिंग लॉग ई यहाँ ब्रैकेट में सी और 10 बाई आपस में मल्टीप्लाई। एंटी लॉग लेंगे आप तो ये दोनों कंपेयर हो जाएंगे, एक तरह से हट जाएंगे लॉग। तो ई टू द पावर एक्स -1 का होल क्यूब विल बी इक्वल टू सी 10 बाई। तो ये आपका परफेक्टली उसका आंसर है जो आपको क्वेश्चन दिया गया था, ये वाला। 3 to the power x 10 by dx प्लस 1 माइनस e to the power x sec स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इसका जो प्रॉपर आंसर है वेरिएबल एंड सेपरेबल से, वो ये आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि सपोज क्वेश्चन है e to the power x प्लस 1 वाई डी वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 1 e to the power x dx। तो इसके आंसर के लिए यहाँ पे वाई डी वाई है लेकिन एक्स की टर्म है। तो सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन कॉपी करता हूँ, ई की पावर एक्स प्लस 1 वाई डी वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 1 ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। तो वेरिएबल को सेपरेट कीजिए। तो यहाँ मैंने लिखा वाई अपॉन वाई प्लस 1 डी वाई। ये जो राइट साइड में वाई प्लस 1 था उसको लेफ्ट साइड में ले आए और यहाँ ई टू दी पावर एक्स अपॉन में ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो नॉर्मली एक ही लाइन में इसका तो y के और x के वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब बस इसको इंटीग्रेट करना है। तो ऑन इंटीग्रेटिंग
इंटीग्रेशन ऑफ y अपॉन y प्लस 1 dy इज इक्वल टू e टू द पावर x डिवाइडेड बाई e टू द पावर x प्लस 1 dx। इसको इंटीग्रेट करने के लिए रूल लगाइए। ये जो y प्लस 1 है इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं, सपोज z। तो यहाँ से dy इज इक्वल टू dz एंड y इज इक्वल टू z माइनस 1। सिमिलरली यहाँ जो e की पावर x है प्लस 1, इसको कुछ और मान लेते हैं, सपोज t। तो यहाँ से e की पावर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो e की पावर x dx इज इक्वल टू dt। पुट करते हैं वैल्यूज को, तो ऊपर आ जाएगा z माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई z एंड dy की जगह dz इज इक्वल टू, सिमिलरली राइट साइड में तो e की पावर dx और dt है, तो उसकी जगह dt एंड डिवाइडेड बाई t। z माइनस 1 अपॉन z को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन z। dz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। इनको इंटीग्रेट करते हैं तो 1 का इंटीग्रेशन z हो जाएगा, 1 अपॉन z का आंसर log e z और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log e t। क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा log आ गए तो कांस्टेंट वैसे आपकी चॉइस है, c भी लिख सकते हैं और log e c भी लिख सकते हैं। z की वैल्यू कितनी थी आपके पास, वो थी y प्लस 1, तो मैंने यहाँ y प्लस 1 पुट कर दिया माइनस log e y प्लस 1 इज इक्वल टू log e। अब देखते हैं t, तो t की वैल्यू हमारे पास थी e की पावर x प्लस 1, e की पावर x प्लस 1 प्लस log c। तो लेफ्ट साइड में तो रूल नहीं लग पाएगा कोई भी माइनस का, क्योंकि सिंगल लॉग है, लेकिन हाँ राइट साइड में पहले इन दोनों को लगाते हैं। तो यहाँ आएगा log c ब्रैकेट e टू द पावर x प्लस 1। जिन लोगों को नहीं पता तो मैं log के साइड में रूल लिख देता हूँ, जैसे कि log e m बाई n इज इक्वल टू log e m माइनस log e n। लेकिन जब log e m इंटू एन हो, मल्टीप्लीकेशन में हो, तो log e m प्लस log e n। अगर यहाँ log m टू द पावर n में है तो जो n पावर है वो आगे लिख सकते हैं n log e n। ठीक है, अब आते हैं इधर e की पावर x, ये आ चुका है आपके पास। log e y प्लस 1 को राइट साइड में अगर हम भेजते हैं तो आएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू log e ब्रैकेट c प्लस log e y प्लस 1। बीच में प्लस आ गया तो फिर से हम log का रूल लगा सकते हैं कि log e ब्रैकेट c y प्लस 1 एंड देन e टू द पावर x प्लस 1। इसको थोड़ा टर्म्स को इंटरचेंज कर देते हैं, अभी एंटी लॉग लगाना बताता हूँ कैसे लगाना होता है। y प्लस 1 e टू द पावर x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू y प्लस 1। अब जैसे यहाँ एक साइड log है और एक साइड में log नहीं है, पिछले क्वेश्चन में जब मैंने कंपेयर किया था तो इस साइड भी लॉग था और इस साइड भी लॉग था, तो एंटी लॉग लेने से ये दोनों हट गए, एक तरह से एज्यूम कर सकते हैं, और ये दोनों इक्वल आ गए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इसमें एक साइड में लॉग है एक साइड में नहीं है, तो अब एंटी लॉग कैसे लें। तो ये फॉर्मूला है कि लॉग ई एक्स इज इक्वल टू बी, सपोज इस तरह से कहीं लिखा है और आपने इस एक्स को निकालना है या कह सकते हैं एंटी लॉग लेना है, तो इस एक्स को आप एज इट इज लिखिए। यहाँ जो भी बेस हो, जैसे आपने पढ़ा होगा 12th में फिजिक्स में कि यहाँ बेस 10 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, तो जो भी यहाँ बेस है, अभी हमारे पास नेचुरल बेस ई है तो यहाँ ई लिखेंगे, और जो राइट साइड में जो भी चीज़ लिखी होगी, जैसे बी है तो यहाँ बी लिख देंगे। अगर यहाँ पे प्लस 1 होता तो मैं यहाँ प्लस 1 लिख देता, अगर यहाँ प्लस एक्स होता तो वो जो भी राइट हैंड साइड में है वो ई टू दी पावर में आ जाएगा। तो सेम रूल यहाँ अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो ये जो वैल्यू है वो एज इट इज, यानी सी y प्लस 1 देन e टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू, राइट लेफ्ट साइड में यहाँ बेस कौन है e, तो e लिखा, राइट साइड में जो भी वैल्यू है वो सारा पावर में, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये था वेरिएबल एंड सेपरेबल का। इन क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इसी पीडीएफ में नीचे और अटैच कर दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर होमोजेनियस मेथड और नॉन होमोजेनियस मेथड के टाइप 1 और टाइप 2 प्रैक्टिस करेंगे।